क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, दिल से यही दुआ है तेरे गुलाम की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। ये जो लाइनें मैंने अभी बोली आप डेडिकेट करेंगे अपनी मैथ्स और साइंस की किताब को, और बोर्ड्स हो जाने के बाद किसी और को डेडिकेट कर देना भले ही, लेकिन अभी आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, बोर्ड्स पर। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस के लिए एक नई सीरीज जिसका नाम है सुपर 50 सीरीज। इसमें हम करेंगे क्या, शॉर्ट में चैप्टर को रिवाइज करेंगे और 2 वीडियोज आएंगे आपके लिए 2 पार्ट में। पहले पार्ट में हम लोग 25 MCQ और असर्शन रीजन करेंगे और दूसरे पार्ट में 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। चैप्टर कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको फ्लो चार्ट में समझाऊं तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, भाई सबसे पहले बात करेंगे कि रिएक्शन कैसे हुई। केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और फिजिकल चेंजेस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो हमें केमिकल रिएक्शन के होने का पता कैसे लगता है, तो इसके सबसे पहले देखो ध्यान से, हो सकता है चेंज इन कलर। अगर कलर में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो आप बोलेंगे सर केमिकल रिएक्शन हो गई। या फिर स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट का मतलब मान लो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, तो भी बोलेंगे आप कि केमिकल रिएक्शन हुई है। टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए, तो भी आप बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दूसरा तरीका क्या है, आप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे एग्जांपल के लिए Mg प्लस O2 MgO। ठीक है, तो अगर मैं सिंबल से प्रेजेंट करता हूं तो 2 तरीके होते हैं। पहला फॉर्म होता है अनबैलेंस, जिसको आप बोलते हो स्केलेटल इक्वेशन। अगर उसको आपने बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखो भाई, यहां पर Mg का 1 एटम है, यहां पर Mg के ऑक्सीजन के 2 एटम है। लेकिन आप बोलोगे सर यहां पर तो 1-1 है, तो ऑक्सीजन वहां पर कम कैसे हो गया, तो इसलिए आप क्या करते हो, बैलेंसिंग करते हो। बैलेंसिंग करने का मतलब क्या होता है, आपने किया क्या, इस Mg के आगे 2 लगा दिया और यहां पर 2 MgO। तो आप देख सकते हैं यहां पर देखिए मैग्नीशियम के 2 एटम, उधर भी मैग्नीशियम के 2 एटम, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम, उधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम। तो आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान से सुनो, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। कैसे, जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम्स कौन से साइड है, प्रोडक्ट साइड है। तो ये वाली जो इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, फॉलो करती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें फिजिकल स्टेट भी आपको लिखना होता है। सॉलिड के लिए S लगाओगे, लिक्विड के लिए L लगाओगे, एक्वस के लिए AQ और गैस के लिए क्या लगाना है, G लगाना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखो, यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम के आगे यहाँ पर सॉलिड लगा दिया हमने, ऑक्सीजन के आगे गैस लगा दिया, और मान लो MgO क्या बना, गैस बना। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। एक और चीज ध्यान से सुनो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर कोई रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो उसको बोलते हो आप लोग एंडोथर्मिक। क्या बोलते हो, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब, थर्मिक का मतलब एनर्जी, एंडो का मतलब लेना। जो एनर्जी जो रिएक्शन ले रही है उसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलोगे आप, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें 2 एलिमेंट्स या 2 सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर लिख दूँ, मान लो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये 1 है और साथ में क्या हो गया, CO2। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में हीट और प्लस में यहाँ पर H2O भी रिलीज हो जाएगा आपका। तो आप बोलोगे क्या, आप बोलेंगे सर जी ये रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 सब्सटेंस ने क्या किया है, कंबाइन किया है। साथ में ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक भी होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग, डीकंपोजिशन। डीकंपोज का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे,
ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट या एक कोई भी सब्सटेंस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने यही वाला कोई एग्जांपल दे देता हूँ आपके सामने। जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है और ये ब्रेक हो जाता है, आपको हीट देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए कैल्शियम और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो आप बोलेंगे क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सब्सटेंस था जो कि मोर देन 2 और 2 से ज्यादा में ब्रेक डाउन होगा, तो आप बोलेंगे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि कोई एक एलिमेंट दूसरे को सब्सटेंस में क्या कर लेगा? डिस्प्लेस कर लेगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस पे वर्क करता है? याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज पे। रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगा वीडियो में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने लिख दिया पोटेशियम प्लस में मान लो NaCl। तो आपको पता होगा पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम से, तो इसको डिस्प्लेस कर लेगा, क्या बन जाएगा? KCl प्लस में Na। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, बहुत फेमस आपने पढ़ रखा होगा ये, फेरस प्लस में कॉपर सल्फेट क्या बनता है? FeSO4 प्लस में कॉपर। पता कैसे चलता है? इसका कलर कौन सा होता है? ब्लू, और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन हो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट टाइप की जो आपके सामने रिएक्शन आती है वो आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? जो कटायन अनायन होते हैं दोनों सब्सटेंस के, वो आपस में रिप्लेस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने मैंने यहाँ पर मान लो लिख दिया, जरा देखो भाई, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। तो होगा क्या डबल डिस्प्लेसमेंट में? ये वाला कटायन और ये वाला अनायन आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। ये देखो, ये वाला और ये वाला, और आयोडीन और लेड आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ये वाला और ये वाला। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर जी येलो से लिख देते हैं क्योंकि इसका कलर भी येलो होता है प्रेसिपिटेट का, जो कि आगे अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम करेंगे। लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है भाई? ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ना आपको 3 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। पहला गोल्डन रूल क्या है? वैलेंसी पता होनी चाहिए आपको। वैलेंसी हम लोग इस वीडियो में मैं आपको करवा भी दूंगा, और साथ में मैं आपको एक PDF अटैच करवा दूंगा जो कि नोट्स में होगा कि कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से कंपाउंड की वैलेंसी याद होनी चाहिए। जैसे देखो, नाइट्रेट की -1 होती है, आयोडीन की -1 होती है। सेकेंड गोल्डन रूल क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज की कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे आपको याद होगा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो इसको मैं लिखवा भी दूंगा, याद करने का तरीका। और तीसरा याद रखना है आपको, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जब भी रिएक्शन में लिखोगे ना आप लोग, तो उनको एलिमेंटल फॉर्म में लिखोगे। जैसे ऑक्सीजन को जब भी रिएक्ट कराओगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो Mg को तो नॉर्मल लिख दोगे क्योंकि वो मेटल है, बट ऑक्सीजन को हमेशा आपको क्या लिखना पड़ेगा? O2। मान लो मैग्नीशियम क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहा हो, तो मैग्नीशियम प्लस में Cl2। तो ये तीनों गोल्डन रूल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको वैलेंसी अटैच करवा दूंगा, और साथ में करना क्या है आपको? रिएक्टिविटी सीरीज भी अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस को अगर मैं देखूं तो एक होता है ऑक्सीडेशन, और क्या होता है? एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है आप लोगों को पता है? या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या हाइड्रोजन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। और आपका रिडक्शन क्या होता है? या तो हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। और ऐसी रिएक्शन जहां पर दोनों एक साथ हो रहे होते हैं उनको बोलते हो रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हो आप लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। तो आगे हम बात कर लेते हैं, सारी टर्म्स हमने पढ़ ली है कि ये स्केलेटल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जो कि अनबैलेंस्ड होती हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती हैं? जिसमें आप देखते हो कि नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान से सुनो, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या रहे? सेम रहे। उसके आगे देखो लिखा हुआ है आपका, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? आपके केमिकल रिएक्शन के हैं। केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या है? चेंज इन स्टेट, ठीक है। अभी हमने देखा था चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, या कोई गैस रिलीज हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हो केमिकल रिएक्शन को?
वर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। वो कैसे करते हो आप, एलिमेंट्स के सिंबल के हेल्प से लिखते हो, ठीक है। तो कि ये क्या होता है, काफी ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है कि हमने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन लिखा, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। ये देखो शॉर्ट में हमने लिख दिया। प्लस में यहाँ से आपको वो नहीं पता चलता कि कितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एटम्स पता रहते हैं कि कितने एटम्स जिंक के हैं, कितने हाइड्रोजन के हैं, कितने सल्फर के, कितने ऑक्सीजन के, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, ध्यान से सुनो, वो किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं बैलेंस करने का मेथड। आई होप सो आपको पता होगा बैलेंस करने का तरीका क्या होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आपके नंबर ऑफ एटम्स क्या रहे, सेम रहे। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखोगे अगर आप लोग, तो अगर आप लोग इधर देखोगे तो देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है फेरस प्लस H2O। तो यहाँ पर फेरस का एक एटम है, यहाँ पर कितना है, 3 है। ऑक्सीजन के यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ आपको। हमेशा पीछे वाले एलिमेंट से शुरू करो। यहाँ पर ये 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या लगा दो आप, 4 लगा दो। ध्यान से सुनो, यहाँ पर 4 लगा दिया हमने। उसके बाद आप बोलोगे क्या, यहाँ पर फेरस के 3 है, तो यहाँ पर 3 लगा दो। अब लास्ट कौन बचा, लास्ट में जो होगा उसके लिए लास्ट में उसको बैलेंस कर दो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना लगा दो, 4 लगा दो। ऐसे सिंपल से आपको बैलेंस करना है। हमेशा पीछे वाले एलिमेंट से आपको शुरू करना है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखो बैलेंसिंग कर रखे 3Fe 4H2, Fe3O4 प्लस में 4H2। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो जो जो एग्जांपल्स आपको याद रखने हो मैं फटाफट आपको करवा देता हूँ। जैसे कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बर्निंग ऑफ अ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और ये आपको ये वाली रिएक्शन क्या करनी है, मस्ट रिमेंबर, ये आपके लिए मस्ट है याद करना। देखो ध्यान से, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है क्विक लाइम। ये क्या है, H2O, फॉर्म क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, एक सब्सटेंस X है, वो सीमेंट इंडस्ट्री में, याद रखना है किसमें यूज होता है, ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, आपको याद आ जाना चाहिए क्या है वो, कैल्शियम ऑक्साइड। उसकी रिएक्शन किससे लिख के दिखानी होती है, H2O से, ठीक है। तो क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन काफी ज्यादा क्या होती है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पर काफी सारे अमाउंट ऑफ क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होती है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, तो आपको लिख भी रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स के साथ साथ क्या रिलीज हो, हीट भी रिलीज हो, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो, ठीक है भाई। आपको नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो जो एग्जांपल याद रखना है एग्जांपल में बता रहा हूं। जैसे आपको कॉम्बिनेशन में कैल्शियम ऑक्साइड वाला याद रखना था, यहाँ पर ये वाला एग्जांपल आपको याद रखना है। ध्यान से सुनो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, ठीक है भाई। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब ये एंडोथर्मिक यानी एनर्जी आपको सप्लाई करनी है। तो एनर्जी सप्लाई करने के सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला सोर्स है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब आपने हीट दिया है, ठीक है। दूसरा आपका डिकम्पोजिशन होता है फोटोलिटिक। फोटोलिटिक में क्या मतलब, सनलाइट से आप डिकम्पोज करवाते हो। एनर्जी का सोर्स क्या है, सनलाइट है। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी से भी करवा सकते हो, उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन को आपको ये वाला एग्जाम्पल मस्ट है, ये मस्ट आपको याद रखना है, ठीक है भाई। जो जो एग्जांपल्स मैं मस्ट बोल रहा हूं, इसको आप पेन और कॉपी लेकर नोट डाउन कर ले, क्योंकि इतना ही आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो आप अलग से लिख के रिवाइज करते रहिएगा। ये होता है फेरस सल्फेट, इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर। जब आप हीट देते हो तो ये किस किस में टूटता है, फेरस ऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है, याद रखना। ग्रीन कलर किस में चेंज हो गया, रेड ब्राउन कलर में। जो जो कलर्स में मार्क कर रहा हूं, ये कलर्स भी आपके पेपर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको ये देख लीजिए, यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन। ये किस में ब्रेक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपको ये वाला भी मस्ट है, ये वाला एग्जांपल भी मस्ट है। लेड नाइट्रेट किस किस में ब्रेक होता है, लेड ऑक्साइड, 4NO2 और O2 में। आपको याद रखना है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ध्यान से सुनो, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स, टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, मान लो आपके पास
ये मान लो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर ब्राउन कलर है नहीं, बट मान लो ये ब्राउन कलर ही है, यहाँ पर ऐसे ब्राउन कलर के फ्यूम्स आ जाएंगे। ये कौन से कलर है? ब्राउन। ठीक है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स आ जाते हैं। ये कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि एक सब्सटेंस लेड नाइट्रेट है, ठीक है, लेड नाइट्रेट को हमने यहाँ तो डायरेक्ट बोल देंगे हीट किया है और हमें एक ब्राउन कलर की गैस, ब्राउन फ्यूम्स वाली गैस मिली है, उस गैस को आपको आइडेंटिफाई करना है, वो कौन सी होगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। तो एग्जाम्पल भी आपके लिए मस्ट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में भाई देख लो ध्यान से, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। जैसे H2O का करवा रहे तो 2H2O2। एक चीज ध्यान रखना है आपके पेपर के लिए, ये भी मस्ट है, इंपॉर्टेंट क्या है देखो ध्यान से, जब भी आप H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो ध्यान से सुनो, यहां पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 2:1, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर नंबर 1 2 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब क्या है? जब भी इलेक्ट्रोलिसिस हम करवा रहे हैं तो हमेशा जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या मिलती है? डबल मिलती है। अगर ये 100 ml होगी तो ये 200 ml होगी, अगर मैं वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, एक और चीज आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है, हाइड्रोजन गैस किस पे रिलीज होती है? कैथोड पे, और ऑक्सीजन किस पे रिलीज होती है? एनोड पे। ठीक, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक, एनोड पे क्या रिलीज हुई? ऑक्सीजन गैस। कैथोड पे कौन सी रिलीज हुई है? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मैंने बोला था सोर्स अगर क्या है? सनलाइट है तो उसको बोलते हो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें भी एक एग्जांपल आपको याद रखना है, बहुत मस्ट है ये दोनों एग्जांपल्स, ध्यान से सुनो। ये AgCl AgBr ये व्हाइट कलर होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट कलर होते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl2 अलग, AgBr2 अलग, ये कौन सा कलर हो जाता है? ग्रे। अब बोलोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रिएक्शंस है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती हैं। तो आपको पेपर में डायरेक्ट आ सकता है कि वो रिएक्शंस लिखो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, तो आपको याद आ जाना चाहिए ये दोनों। देखो देखो नीचे लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। ग्रे क्यों हो जाता है? किसमें कन्वर्ट होता है? सिल्वर में। जो सिल्वर कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। ठीक है, एक और चीज देखो, जो जितनी भी आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एग्जांपल्स पढ़े, सब में आपको हीट देना पड़ रहा था, चाहे आपका सोर्स सनलाइट था, चाहे इलेक्ट्रिसिटी था, चाहे थर्मल डिकम्पोजिशन हीट का सोर्स मान लो गैस स्टोव था, तो लेकिन हीट देना पड़ रहा था। तो ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका वो हमेशा क्या होगा? हाइयर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर लेगा। जैसे फेरस ज्यादा रिएक्टिव होता है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट और कॉपर। यहाँ पर आपको कलर याद रखना है, इसका कलर क्या होता है? ब्लू, और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। ये मस्ट है आपके लिए, कलर्स याद रखना, और ये रिएक्शन भी आपको याद करनी ही करनी है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं हम लोग। देखो लिखा हुआ है, iron nail becomes brownish in color by decomposition of copper, and blue color of copper sulfate changes to dirty green color due to formation of FeSO4। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे रखा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ZnSO4 प्लस में कॉपर। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एग्जांपल्स आपको याद रखने हो मैं बता देता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। यानी ये देखो यहाँ पर सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, क्लोरीन सोडियम के साथ चला जाएगा, सल्फेट बेरियम के साथ चला जाएगा, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है कटायंस और अनायंस का, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो इसमें जो जो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं मैं बता देता हूँ। पहला एग्जांपल ये मस्ट है आपके लिए, ध्यान से सुनो। यहाँ पर सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट जो बनता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। देखो यहाँ पर कहीं लिखा होगा ये रहा व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? और ध्यान से सुनो, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हो। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, इसमें जनरली अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसका नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकता है, द रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, और जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो जाके नीचे बैठ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ये मान लो आपने रिएक्शन करवाई और नीचे जाके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बैठ गया, तो इसी को क्या बोलते हो आप लोग? प्रेसिपिटेट बोलते हो। ठीक है, और ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हो। ये वाला एग्जांपल आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल आपको याद रखना है इसमें, ये वाला
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें आपको कलर भी याद रखना है। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, क्या बना? पोटेशियम लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसका कलर क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया है, बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है, और जो प्रेसिपिटेट बना है उसका कलर बताना है। तो ये वाला कलर भी आपको याद रखना है। जितने भी कलर्स मैं बोल रहा हूँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो आपको एज इट इज याद रखने हैं। लास्ट आता है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पार्ट। ध्यान से सुनो। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। जैसे देखो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। आप बोलोगे कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया? कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। आपको इसका कलर याद रखना है, कौन से कलर का होता है ये? ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 तो क्या बना? कॉपर प्लस H2। अब की बार बोलोगे क्या हुआ? ध्यान से सुनो, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2। यहाँ पर जब आपने हीट किया तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया। और कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन, क्योंकि इससे ऑक्सीजन क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट में ये आता है रिडक्शन क्या होता है? या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। जैसे एक रिएक्शन दिखाता हूँ, जैसे अभी पिछली वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शंस जहां पर दोनों एक साथ होते हैं उसको क्या बोलते हो आप लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हो? रेडॉक्स रिएक्शन। एप्लीकेशन देख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रियल लाइफ में। तो ध्यान से सुनो। पहला है करोजन। करोजन क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी आपका एक मेटल है, जैसे आपने देखा होगा चांदी काली पड़ जाती है टाइम के साथ, तो होता क्या है? नेचर में जितने भी आपके कोई भी कंपाउंड है, मॉइस्चर है या एयर है, एयर के सर्टेन एलिमेंट्स है, जिससे रिएक्शन करके आपका मेटल क्या हो जाता है? करोड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? करोजन बोलते हैं। देखो ध्यान से, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू अ मॉइस्चर, एयर, एसिड एटसेट्रा फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच वीकन्स द मेटल एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी करोडेड। और इस प्रोसेस को करोजन बोलते हो। कि जब आपका मेटल आउटसाइड एसिड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, इनसे रिएक्शन कर ले तो हम बोलते हैं प्रोसेस कौन सा हुआ है? करोजन हुआ है। ध्यान से सुनो, अगर करोजन आयरन का होता है तो उसका एक स्पेशल नाम होता है जिसका नाम क्या होता है? रस्टिंग। क्या नाम होता है? रस्टिंग। यानी एक स्पेशल केस है किसका? स्पेशल केस है करोजन का। ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे हो जाती है। ये किसके वजह से होती है? आपको याद रखना है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। किसके वजह से होती है? सिल्वर सल्फाइड। मैं आपको लिख देता हूँ Ag2S, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी मैंने यहाँ पर 1 ली है, तो Ag2S, ठीक है। ग्रीन कलर की जो कोटिंग आती है कॉपर पे, ये किसकी वजह से आती है? कॉपर कार्बोनेट। किसकी वजह से आती है? कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये करोजन के क्या है? एग्जांपल्स हैं। आपको एक कंपाउंड से याद रखने की, ब्लैक कलर सिल्वर का सिल्वर सल्फाइड की वजह से आता है, ग्रीन कोटिंग कॉपर की कॉपर कार्बोनेट की वजह से आती है, ठीक है। करोजन को प्रिवेंट करने के तरीके होते हैं गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंट ग्रीस लगा दो। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 3 मेटल और नॉन मेटल में। लास्ट पार्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? फैट और ऑयल जो आपके खाने में प्रेजेंट है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते या फिर ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कर लेते तो बोलते हैं ये ऑक्सीडाइज हो गए, और ऑक्सीडाइज होने के वजह से उनमें एक बैड स्मेल आने लगता है, और इसी को आप क्या बोलते हो? रेंसिडिटी। क्या बोलते हो? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि देखो एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, कोई एक ऐसा सब्सटेंस डाल दो जो कि ऑक्सीडेशन होने ही ना दे, या फिर हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स में, या फिर ध्यान से सुनो, हम फ्रीज कर सकते हैं खाने को, फ्रीज कर देते हैं तो भी ऑक्सीडेशन आपका बच जाता है। फोर्थ, जैसे कि देखा होगा आपने चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं, इसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? नाइट्रोजन गैस। तो इसी के साथ अभी रिवीजन इतना ही था इस चैप्टर में। अभी हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। फटाफट आप लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, और ट्राई करेंगे आप लोग कि मुझसे पहले आंसर दे, ठीक है भाई। तो फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, इजी सा है। बैलेंसिंग का केमिकल, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है, कौन से लॉ को फॉलो करती है? फटाफट। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे शायद सही होंगे जिन्होंने देखा होगा। तो क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि एटम्स इधर भी रिएक्टेंट साइड भी उतने ही होते हैं और प्रोडक्ट साइड भी उतने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला Mg प्लस में O2, MgO, 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट इज ड्यू टू। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख दो, बेरियम क्लोराइड अभी किया था थोड़ी देर पहले,
ये है बेरियम क्लोराइड और क्या है सोडियम सल्फेट। आप रिएक्शन कर दो सबसे पहले, फिर वाइट प्रेसिपिटेट ढूंढते रहना। अब बोलोगे सर जी होता क्या है, बनेगा यहाँ पर क्या BaSO4 प्लस में NaCl। तो आपको तो ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि जो ये कॉमन सॉल्ट है जो कि पानी में तो डिजोल्व हो जाता है, तो ये इनसॉल्युबल तो रहेगा नहीं। ये दूसरा वाला जो सब्सटेंस होता है बेरियम सल्फेट, यही क्या होता है आपका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट PPT। ठीक, तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फटाफट, आई होप सो आपने कर लिया होगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन करो, देखो क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट मिक्स किया है तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है। केमिकल रिएक्शन आपको दिखाने, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा Ki, ठीक है, और क्या होगा लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। तो आपको पता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, एक बनेगा लेड आयोडाइड और एक क्या बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है भाई, ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट होता है, अगर ये पूछा जाता तो बोलते कौन सा है, येलो PPT। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो। देखो लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस, द रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो आप फटाफट पॉज करके वीडियो करने की कोशिश करो। देखो तो आपको पता है सबसे पहले तो फेरस सल्फेट देख लो, ये सारी रिएक्शन अभी हमने रिवीजन में की है, तो बार बार इनकी जिन जिन पे मैंने डबल स्टार लगाया था, मस्त बोला था, उनको दो दो बार प्रैक्टिस करके आप देखेंगे तो आपसे हो जाएगा। जैसे फेरस सल्फेट है, तो अगर इसको हीट करोगे तो पता है क्या होगा, बोलोगे सर क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा प्लस में SO2 और SO3। ध्यान से सुनो, यही क्या होता है आपका रेड ब्राउन कलर होता है। कौन सा कलर होता है, रेड ब्राउन। तो आप बोलोगे सर ये रिएक्शन तो डीकम्पोजिशन है, तो डीकम्पोजिशन लिखा हुआ है ये रहा, और डीकम्पोजिशन इसमें भी है। ध्यान से सुनो, अब एक्सोथर्मिक रेडॉक्स, इसमें तो आप हीट देते हो, इसमें आप हीट देते हो, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसका मतलब डीकम्पोजिशन और रेडॉक्स। अब ये रेडॉक्स कैसे है, क्योंकि आपको पता है देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो ही रहा होगा, तो आप बोलोगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन और रेडॉक्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये वाली रिएक्शन करने की कोशिश करो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, वो रिएक्शंस जिसमें हीट क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। तो फटाफट आप देखो किस किस में हीट रिलीज होती है, फटाफट देखो, ट्राई करो। देखो ध्यान से, एवोपरेशन ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है एवोपरेशन में आपको हीट देनी पड़ती है, तो बोलोगे सर जी ये तो नहीं है, क्योंकि एवोपरेशन ऑफ वाटर आपको हीट देनी पड़ती है तभी एवोपरेट होता है। मैं बात करूं बेस को, अगर मैं पानी में मिलाऊं, ध्यान से सुनो, चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है या फिर आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, तो ये दोनों रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती है। तो इसका मतलब ये वाली भी है और ये वाली भी है। नेक्स्ट आपका आता है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। ध्यान से सुनो, जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को मिलाते हो पानी में तो आपको हीट देनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो, अगर आप लोग पानी में चीनी मिला रहे होते हो तो आप क्या करते हो, स्टिर करते हो, चम्मच से घुमाते हो। तो चम्मच से पता है क्यों घुमाते हो, ताकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन लगे और उस फ्रिक्शन की वजह से हीट मिले और आपका चीनी क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो इसका मतलब डिसोल्यूशन अगर मैं वाटर में करता हूँ किसी भी नॉर्मल सॉल्ट का या शुगर का, तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। कंबशन ऑफ मीथेन गैस से तो सही है, क्योंकि आपको पता है घर में जो सिलेंडर जलता है उसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, 235 कौन सा वाले में है, ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। तो आप बोलोगे क्या, सबसे पहले तो इसमें देखो क्या हो रहा है, कैटेगराइज देखो लिखा हुआ है, आपको पता है एक सब्सटेंस दो में ब्रेक हो रहा है, तो डीकम्पोजिशन तो है सर जी, तो एक कॉम्बिनेशन तो गलत है।
इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक। ये वाला ऑप्शन तो सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है और एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक कैसे पता? क्योंकि आपने हीट को दिया है। नेक्स्ट, इट इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। भाई फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के लिए जो मस्ट कंडीशन थी वो सनलाइट थी, यहाँ पर तो सनलाइट लिखा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट। गलत है भाई, डिकम्पोजिशन तो सही है लेकिन रिलीज ऑफ हीट ये कहां से? यहां पर तो हीट आपको देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही सही है। नेक्स्ट आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। फटाफट बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक। देखो भाई, कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं बात करूं रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, तो इसकी इस रिएक्शन को अगर मैं लिखूं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O, क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या बनता है? हीट, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो इसका मतलब यहाँ पर हीट रिलीज होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या है? सही। तो जिसमें 1 है वो वाले या तो ये होगा या तो वो होगा। उसके बाद बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड का डाइल्यूशन। आपको पता है ये भी एक्सोथर्मिक होता है। बाकी ऑप्शंस क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये रहा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। अभी हमने इससे पहले किया था, तो फटाफट आप लोग करो। इससे पहले भी हमने किया था, तो फटाफट आप लोग करोगे। करो, देखो भाई। तो आपको पता है अभी हमने किया था, लास्ट पेज पे देखो क्या किया था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट। देखो कहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड H2O, तो आपको पता है ये H2 फालतू आ गया, ये नहीं है। ये वाला ऑप्शन देखो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट ग्रीन कलर्ड कंपाउंड X is heated in a test tube. In the beginning, it loses some water and then gases Z. With a suffocating smell comes out. The vapors of gases are collected, dissolved in water. The solution turns blue litmus red. ठीक है, तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपको सिंपल देखना था लाइट ग्रीन कलर। लाइट ग्रीन कलर से आपको याद आ जाना चाहिए फेरस सल्फेट। क्या याद आ जाना चाहिए? तो जो भी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है फेरस सल्फेट इसके पास तो 7H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। जब इसको हीट करते तो क्या क्या बनता है? Fe2O3, SO2 और SO3। ये जो गैसेस रिलीज होती है इनकी कौन सी स्मेल होती है? सफोकेटिंग स्मेल होती है, एकदम ऐसे बोल सकते हैं हम सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है। ठीक है, तो ऑप्शन जाहिर सी बात है यही वाला होगा, क्योंकि आपको पता है ये बनता है ये। अब देखो इन्होंने एक और चीज बोली थी कि जो गैसेस है ये ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। आपको पता है ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं ये कौन से नेचर के होंगे? एसिडिक। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, अगर चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फटाफट देखो, करने की कोशिश करो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती है? वो रिएक्शंस जिनमें कटायन अनायन दोनों कंपाउंड के क्या हो जाते हैं? आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो बोलोगे सर ये तो है नहीं, कर लिया। ये वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सोडियम इसके साथ चला गया और बेरियम सल्फेट के साथ चला गया, तो ये वाली है। ये नहीं है। ये वाला भी डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या? देखो क्यों? क्योंकि देखो कार्बन ऑक्सीजन H2O, तो कौन कौन सा है? 1 और 4 कहां पर है? 1 और 4। एक्चुअल में ये वाला भी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कटायन अनायन नहीं है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर CH4, यहाँ पर तो ये ऑक्सीजन गैस है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 ओनली होगा। क्योंकि आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होना चाहिए? कटायन और अनायन दोनों में होना चाहिए। इसमें और इसमें कोई कटायन अनायंस नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यू प्रोडक्ट विच इज फाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम। तो फटाफट रिएक्शन लिख लो आप लोग। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर, तो आपको पता है यहाँ क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनो, आपको पता है मेटल के ये मेटल का हाइड्रोक्साइड ये कौन से नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। अब सुन लो,
जो सब्सटेंस सामने वाले को रिड्यूस करे, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मैं लिख दूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है सोडियम प्लस में H2O 2 NaOH प्लस में H2, तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, H2O से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बोलोगे सर जी ये तो रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस। और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, ये रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, ये, तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट हो जाएगा, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछता तो आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, तो यहां पर क्वेश्चन में तो रिड्यूसिंग एजेंट पूछा था, तो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ध्यान से सुनो, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि अगर मान लो मैं रिड्यूस हो रहा हूं तो सामने वाले को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 13th क्वेश्चन, टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ द फूड चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपको पता है किसकी वजह से होता है, रेंसिडिटी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, When sodium bicarbonate reacts with dilute hydrochloric acid, the gas evolved। सबसे पहले आप लोग रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखो, देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, साथ में किस रिएक्शन करा रहे हैं आप लोग, HCl से। तो आपको पता है यहाँ पर क्या रिलीज होगा, ये मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट साथ में एसिड। ये चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन को, बट अभी यहाँ पर है तो कर लेते हैं। देखो ध्यान से, आपको पता है क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। तो यहाँ पर गैस कौन सी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस खुद करती क्या है, जब इसको लाइम वाटर टेस्ट करवाते हैं, लाइम वाटर में डालते हैं स्लेग लाइम में, तो उसको मिल्की कर देती है। तो कौन सा है, हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। मैं करके दिखा देता हूँ इसको कैसे करता है, देखो ध्यान से, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और उसको जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हो आप लोग, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और आपका ये जो लाइम वाटर है, ये कौन से कलर का हो गया, मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इन द रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस H2O बन रहा है, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो अभी बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद रिड्यूस हो रहा हो, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद क्या हो रहा हो, ऑक्सीडाइज हो रहा हो। तो एक बात बताओ, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, बोलोगे सर जी रिडक्शन, तो खुद रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग पूछा है, तो ऑक्सीडाइजिंग क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग हो जाएगा H2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना, आपको याद रखना है ये क्या, कि भाई पहले कौन है बाद में कौन है, वरना आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट इज कलरलेस, हैज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, एंड टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन। देखो भाई, आपको पता है फेरस सल्फेट को आपने हीट किया है, ठीक है, तो आपको पता है फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद, यहाँ पर डेल्टा मतलब हीट, तो हीट करने के बाद क्या क्या बनता है, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। तो या तो ये गैस है या तो ये गैस है, ऑप्शन में कौन सा है, SO2, बात खत्म। नेक्स्ट आता है, वी विल ऑब्जर्व वाइट प्रेसिपिटेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो वाइट प्रेसिपिटेट से आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद आनी चाहिए, कौन सी, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की, क्योंकि आपको पता है ये रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले करी थी। ये वाला नहीं होगा, बेरियम क्लोराइड नहीं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बोलोगे बिल्कुल सर जी। इसमें होगा क्या, BaCl2 प्लस में Na2SO4, क्या क्या बनता है, NaCl प्लस में BaSO4, और यही क्या होता है आपका, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ऑन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मोल ऑफ रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो आपको पता है, ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, H2 प्लस में O2, बैलेंस कर लेते हैं तो बोलोगे सर जी इधर 2 लगा दो
और इधर 2 लगा दो, तो रेशियो क्या है 2:1। याद रखना सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है 2:1, तो 2:1। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हाइड्रोजन था, फिर ऑक्सीजन, इसलिए 2:1। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन पूछा जाता तो 1:2 होता। नेक्स्ट बात करते हैं 19th क्वेश्चन। आ स्टूडेंट रोट 3 स्टेटमेंट अबाउट रेंसिडिटी। कौन कौन सी सही है ये बतानी है शायद। हाँ, ध्यान से सुनो। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर रिड्यूस्ड दे बिकम रेंसिड। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है। चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश चिप्स बैग विथ ऑक्सीजन टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ये भी गलत है, क्योंकि आपको याद होगा चिप्स में क्या डलता है, नाइट्रोजन गैस डलता है। रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग सब्सटेंस कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये वाला तो सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, स्टेटमेंट 3 ओनली। नेक्स्ट, चिप्स मैन्युफैक्चर कौन सा, चिप्स में कौन सी गैस डालते हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए सीधा नाइट्रोजन सर जी। नेक्स्ट असर्शन रीजन कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से सुनो। करोजन ऑफ, ध्यान से सुनो, आपको असर्शन रीजन कैसे अटेम्प्ट करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप असर्शन पढ़ो, फिर रीजन पढ़ो। ठीक है। असर्शन पढ़ लिया, वो सही है कि गलत, दोनों को इंडिपेंडेंट देखो। दोनों सही होने के बाद, ठीक है, उनके बीच में देखो कोई रिलेशन है कि नहीं। ये करने का तरीका है, तो मैं दोनों को इंडिपेंडेंट पढ़ता हूँ। करोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। बोलोगे बिल्कुल सर जी, ये तो ट्रू है। बोलोगे ठीक है। करोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये भी ट्रू है, बट दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात। ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ी सही है, नीचे वाली स्टेटमेंट, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? ऊपर क्या बोला गया है कि करोजन रस्टिंग होता है, हमें पता है। उसके बाद लिखा है करोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये भी सही है, बट दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग MnO2 प्लस में 4HCl। ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है सर जी, और यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब रेडॉक्स है। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये ट्रू है। अब मुझे ना नीचे रीजन चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन के एक्सप्लेनेशन का। अगर नीचे रीजन मिल जाता है वही, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है Mn2 ऑक्सीडाइज होता है HCl से। देखो MnO2 ऑक्सीडाइजेस HCl to Cl2, सही है, और गेट्स रिड्यूस टू MnCl2। ये देखो भाई, सही बात है। तो यहाँ पर आपके सामने असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट करोड इन मॉइस्चर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में आपके सामने लिख देता हूं, देखो ध्यान से। काशी, नाथ, का, माली, आलू, देखो ऐसे आ रहा हूं मैं, आलू, जरा, फीके, पकाता है। फिर उसके बाद देखो ध्यान से, कौन है, आगे आओ। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसका मतलब यह है, मान लो आपके पास कोई कैल्शियम का कंपाउंड है, तो सोडियम और पोटेशियम उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। मान लो आपके पास फेरस का कोई कंपाउंड है, मान लो फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट को कौन कौन फेरस को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो जितने भी एलिमेंट के ऊपर वाले हैं उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज बिकॉज दे हैव लो रिएक्टिविटी। तो दोनों रीजन, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखो 24th क्वेश्चन लिखा हुआ है जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही बात है, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। जिंक रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, जिंक ऑक्साइड बनता है, तो ये भी सही है। लेकिन ऊपर नीचे की कोई रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट मान लो रीजन में ये बोला जाता कि मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ऊपर और नीचे दोनों बातें सही होती और रीजन भी सही होता, तो ऑप्शन नंबर ए होता। बट इस टाइम पे दोनों बातें सही है, बट दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी, कि दोनों सही है बट रीजन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार कर लेते हैं। तो ये तो सही है बिल्कुल सर जी।
प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, देयरफॉर इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। बट एक बात बताओ, क्या ऊपर और नीचे का कोई रिलेशन है? ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है, नीचे हीट वगैरह की बात हो रही है, तो आप क्या बोलोगे कि सर दोनों सही है बट रीजन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। तो ध्यान से सुनो भाई, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, हम लोग अगला चैप्टर लेके आएंगे जल्द ही, ठीक है। तो फिर से यही कहना चाहूँगा कि बोर्ड्स तक वो शायरी किसी और को ना सुनाए, सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ्स की किताब को सुनाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।